500 से ज्यादा औरतों के नाम थे जो याह्या खान से मिलने के लिए आया करती थी रात को। 500 से ज्यादा? जी, 500 से ज़्यादा। उसमें कई औरतें जो थीं वो जर्नैलों की बीवियाँ थीं, उसमें कई औरतें जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बीवियाँ थीं, पुलिस अफ़सरों की बीवियाँ थीं, मिनिस्टर्स की बीवियाँ थीं, और वो आती थीं और वो मिलती थीं। और मसलन उसी रिपोर्ट में एक मेजर थे और उन्होंने अपना बयान दिया। मेजर वो ब्रिगेड मेजर थे मुनव्वर खान। तो उन्होंने कहा कि 11 और 12 दिसंबर 1971 की रात को ब्रिगेडियर हयातुल्लाह जब उनके ट्रुप्स के ऊपर गोले फेंके जा रहे थे तो वो कुछ लड़कियों को अपने बंकर के अंदर ले आए वहां पे। और ये उसमें लिखा हुआ है, मुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये मेंशन की गई है कि ये सब कुछ हो रहा था। जनरल जहांजेब अरबाब ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूटे सिराजगंज में नेशनल बैंक की ब्रांच से। और वो जब यहाँ पे आए तो उनको भुट्टो साहब ने कोर कमांडर बना दिया कराची का, और कुछ अर्सा वो गवर्नर भी रहे सिंध के। और उनके बारे में ये भी रिपोर्ट में लिखा है कि वो जब सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे मुल्तान में, तो उन्होंने एक पीसीएस अफसर से 1 लाख रुपया रिश्वत तलब की। तो उस अफसर ने कहा जी कि मैंने तो सिर्फ 15,000 रुपया रिश्वत ली थी, ये 1 लाख रुपया मेरे से मांग रहे हैं। तो उसने सुइसाइड कमिट कर ली थी। इसी तरह जनरल खुदादाद खान थे जो एजुटेंट जनरल थे, उनके तल्लुकात जनरल रानी के साथ थे और ये दोनों मिलके वहां से पान स्मगल किया करते थे। जनरल न्याजी जो था उसके तल्लुकात सईदा बुखारी के साथ थे जो लाहौर में एक ब्रॉथल हाउस चलाती थी सेनोरिटा होम के नाम से। इसी तरह उनके तल्लुकात एक और खातून से थे जिसका नाम शमीम फिरदौस था और वो सियालकोट से थी, और उनका सिनेमा था वहां पे। मैंने देखा हुआ है वो सिनेमा, निशात सिनेमा था, उसको बेगम का सिनेमा। शमीम फिरदौस नाम था। उनके भी तल्लुकात थे जनरल न्याजी के साथ। इसी तरह ये जो मेजर सज्जादुल हक हैं, ये 604 फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के, इन्होंने बयान दिया कि जनरल न्याजी जो था वो अपनी कार पे जिसमें 3 सितारे लगे होते थे लेफ्ट जनरल के, वो उस कार में बैठ के तो वो एक रेड लाइट एरिया में चला जाया करता था जनरल न्याजी। और जनरल न्याजी जो था उसने ये कहा कि भाई बात ये है कि अगर आप अपने जवानों को कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं इतनी दूर, तो आप सेक्स करने के लिए जेलम तो नहीं जा सकते ना। मतलब ये कि जो कुछ करना है यहीं पे करो। ये जनरल न्याजी जो पूरी ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहा है वो ये कह रहा है। इसी तरह नूर जहां के बारे में बहुत सी मजेदार बातें उसमें लिखी हुई हैं। मजेदार तो नहीं है, खौफनाक है। कि ये जनरल याहिया जब लाहौर जाता था, गवर्नर हाउस में ठहरता था, तो मैडम मिलने के लिए आती थी। दिन में 2-2 दफा आती थी और हर मर्तबा नए कपड़े पहन के और नया हेयर स्टाइल और नया मेकअप करने के लिए आया करती थी इनसे वहाँ गवर्नर हाउस में लाहौर में। और जनरल रानी कहती है कि एक दफा वो क्या हुआ कि रात को 2 बजे जनरल साहब ने कहा कि भाई वो गाना सुना हुआ है, मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। वो उसने कहा जी मैंने ये गाना मुझे याद नहीं है सुना या नहीं। तो इन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, जनरल याहिया ने, 61 हॉर्ले स्ट्रीट में रहते थे, कि ये गाना मुझे चाहिए। रात के 2 बजे दुकानें बंद हो चुकी हैं सारी। वो निकला और वो उसने गाना जो मंगवाया था वहां से। हाँ, तो वो फिर जो मिलिट्री सेक्रेटरी था वो गया, उसने दुकान तोड़वाई, एक म्यूजिक शॉप तोड़वा के, और वहां से अंदर से वो कैसेट निकलवाई और लेके वो गया, और फिर वो बजाई गई वो कैसेट, और फिर उस पर वो डांस वांस भी हुआ रात के 2 बजे के बाद। मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आप देखें कि एक खातून थी बेगम शमीम के एन हुसैन, और ये जनरल साहब की दाश्ता थी। तो जनरल साहब ने इनको ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया, और इनके जो शौहर थे उनको स्विट्जरलैंड में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। इनका कोई फॉरेन सर्विस का बैकग्राउंड नहीं था। और उनके जो वालिद साहब थे, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, शमीम कियान हुसैन के जो वालिद साहब थे,
70 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, उनको पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगा दिया गया। इसी तरह उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी नाजली बेगम। नाजली बेगम ने लोन के लिए अप्लाई किया पिकेक से, तो उनको लोन नहीं दिया, तो जनरल साहब ने पिकेक का जो एमडी था उसी को सर्विस से फारिग कर दिया। ठीक है जी। फिर मैडम नूर जहां ने जाना था जापान किसी कॉन्सर्ट के सिलसिले में, तो वो उनकी जाने का सारा खर्चा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फिर वो अपने साथ फैमिली भी ले गई, काफ़ी सारे लोग, तो उन सब का खर्चा, बिजनेस क्लास का टिकट, पैसे, ये वो, जापान में स्टे, वो सारा सरकारी खजाने से पैसा दिया गया। तो ये चंद एक जो है वो चीज़ें हैं जो कि उसमें लिखी हुई हैं। फिर वो अदाकारा तराना का तो आपने सुना होगा, वो तो बड़ा मशहूर है वाकया, जिसका अल्ताफ गौहर ने भी जिक्र किया है कि अदाकारा तराना जो है वो जब जा रही थी आर्मी हाउस में मिलने के लिए सदर याहिया से, तो वो चौकीदार ने रोक लिया। तो उन्होंने कहा जी कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी मैं जनरल साहब से मिलना है। तो वो फिर उसने कहा कि आप तो नहीं जा सकती ऐसे। वो खैर अंदर फोन किया गया तो उन्होंने कहा आने दें, तो वो चली गई अंदर। फिर वो वापस जब जा रही थी तो उसी सिपाही ने सलूट किया, तो तराना ने गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा जी कि मैं जा रही थी तो आपने नहीं जाने दिया, और अब आ रही हूँ तो वो आपने रोक लिया है मुझे, आप सॉरी आपने मुझे सलूट किया है। सल्यूट किया। हाँ, तो उसने कहा जी आप जब जा रही थी तो आप सिर्फ तराना थी, अब आप वापस जा रही हैं तो आप कौमी तराना बन चुकी हैं, तो इसलिए मैंने सलूट किया आप। ये चीजें जो है ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। यानी मतलब उन औरतों के नाम खत्म नहीं होते जो कि जनरल याहिया से मिलने के लिए आती थीं, और रात को आती थीं, सुबह के वक्त जाती थीं। तो अब तो जब फिर तो वो सारी बातें भी सच होंगी जो 71 में कहा जाता है कि बांग्लादेश में बहुत औरतों के रेप हुए और इन्होंने कहा कि जी नस्ल बदल दूंगा। फिर वो हाँ, रेप तो हुए, वो होता ये भी रहा है वहां पे कि ये लोग यहाँ से जाते थे और एक बीवी यहाँ पे है, वहां जाके एक और शादी कर ली, और उसके बाद 2 बच्चे वहां छोड़ के, बल्कि 2.5 बच्चे छोड़ के, 2 उसकी गोद में और एक वो कैरी कर रही है, और वो छोड़ के और पाकिस्तान आ गए वापस। कई मरतबा ऐसे भी हुआ कि कुछ बंगाली औरतें अपने बच्चे लेके यहाँ वेस्ट पाकिस्तान आई और वो ढूंढती रही कि भाई वो उनका जो शौहर है वो कहाँ है, किधर गया है। ये हवाला देते हैं शर्मिला बोस की किताब का जी, उसमें यह है कि जी इतने रेप नहीं हुए। मतलब इनका वाहिद इनकी जस्टिफिकेशन ये है जी कि जितने कहा जाते हैं उतने नहीं हुए, उससे कम हुए। जितने कहा जा रहा है कि हमने बंदे मारे, उतने नहीं मारे, उससे जरा कम मारे। ये जस्टिफिकेशन देती हैं। लेकिन हुए तो थे, रेप भी हुए और कत्लेआम भी हुआ वहां पे। ये तो इसको तो कोई आप शर्मिला बोस ये तो नहीं कह रही कि हुआ ही कुछ नहीं, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और मैस स्केल पे हुआ है वहां पे। और उस वक्त ये लोग जो थे, कोई बैंक लूट रहा था, कोई वहां से वो पान स्मगल कर रहा था, और मार्शल आर्ट ड्यूटीज थी। जाहिर है आपके कानून तो कोई होता नहीं है, तो लोग पैसा भी बना रहे थे, साथ साथ खा पी रहे। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे लिखने वाले खुद पाकिस्तान के जज थे, लेकिन जिस देश के लिए रिपोर्ट बनी उसी देश ने इसे दशकों तक जनता से छुपा कर रखा, क्योंकि इसमें लिखा था वो सच जिसे कोई सैन्य नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहता था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े विवादित और सबसे डरावनी रिपोर्टों में से एक, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई ये रिपोर्ट आखिर बनी क्यों है। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका था जिससे वो शायद आज तक उबर नहीं पाया है। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बना, बांग्लादेश। सिर्फ जमीन का बंटवारा ये नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इतनी बड़ी हार के बाद पाकिस्तान में सवाल उठने लगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। इतनी बड़ी सेना इतनी ताकतवर होते हुए हारी कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इसके पीछे सिर्फ भारत की सैन्य रणनीति थी या पाकिस्तान के अपने नेतृत्व की नाकामी थी।
इसी पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने एक जांच आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान ने। आयोग ने महीनों तक गवाहों के बयान लिए, दस्तावेज खंगाले और सैन्य अफसरों से पूछताछ की, और जो सच सामने आया उसने पूरे पाकिस्तानी सैन्य तंत्र की नींव हिला दी। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि हार सिर्फ भारत की सैन्य ताकत की वजह से नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान के अपने शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की गंभीर विफलताओं के कारण हुई है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जनरल थे उस समय सिर्फ मौज मस्ती में लगे रहते थे। यानी ये सिर्फ एक हार की समीक्षा नहीं थी, ये पाकिस्तानी सेना के अपने ही ढांचे पर उठाया गया एक कड़ा सवाल था। और ये सवाल अगर जग जाहिर हो जाता तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी फौज पर कोई विश्वास नहीं करता, और इसीलिए इस कमीशन रिपोर्ट को दबाया गया, लगभग 30 सालों तक छुपा कर रखा गया। जैसा कि सर भी बोल रहे हैं कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के बाद जब ये न्यूज़ भारत में पब्लिश होती है तब जाकर इस चीज़ का खुलासा हुआ। हालांकि आज भी पाकिस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तान में अपना दबदबा कायम रखती है। चूंकि ये रिपोर्ट भारत के अखबारों में पब्लिश थी, इसीलिए पाकिस्तानी भी इसे नजरअंदाज करने लगे। लेकिन जो सच को जानते हैं, जो सच को समझते हैं, वो आज भी इस पर बात करते हैं और अपनी सेना पर सवाल भी उठाते हैं।